चलिए अब हम लोग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन और एजम्पशन के पॉइंट्स को जरा डिटेल में पढ़ते हैं। ये 9 पॉइंट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का, ये 4 पॉइंट है अकाउंटिंग कन्वेंशन का, और अकाउंटिंग एजम्पशन या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी का ये 3 पॉइंट है। एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए पहला है एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखिए ये क्या होता है। जैसे राम सोल्ड गुड्स टू श्याम, राम के लिए तो सेल्स है किंतु श्याम के लिए परचेज है। मैंने अगर राम के बुक में एंट्री करेंगे तो सेल्स का एंट्री करेंगे और श्याम के बुक में करेंगे तो परचेज का एंट्री करेंगे। ये बोला एंटिटी कॉन्सेप्ट। माने हम लोग जिसके बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं सारे ट्रांजैक्शंस उसी के हिसाब से होंगे। ये है एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। माने बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। माने बिजनेस अलग है और बिजनेस का ओनर, क्रेडिटर, मैनेजर ये अलग है। ऐसा एज्यूम करके हम लोग ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करें। इन अदर वर्ड द ओनर ऑफ बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस ही ओन्स। बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, not from the owner point of view. Owners being separated and distinct from the business and the amount due to them is shown as a liability. यहाँ देखिए जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस का ये लायबिलिटी होता है कि वो पैसा बिजनेसमैन को वापस करे। इसीलिए कैपिटल बिजनेस के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग। ये बोला ये कॉन्सेप्ट। इसीलिए देयर कैपिटल अकाउंट विद द बिजनेस आर क्रेडिटेड विद द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर etc and debited by the drawings made. Because of the concept of separate entity, the proprietor's house, his personal investment in securities, his personal car and personal income and expenditure are kept separate from the account of business entity. If the proprietor has some other business entity doing another business, the record of that business should also kept separate. अगर proprietor के पास एक से अधिक बिजनेस है तो दोनों बिजनेस के ट्रांजेक्शंस को अलग अलग मेंटेन करना होगा। It should be kept in mind that distinct is made only from the account point of view. Legally, a creditor can file suit against the owner except in the case of company. ध्यान दीजिएगा, except in the case of company. Next point आया going concern concept. ये क्या होता है? जब हम लोग किसी बिजनेस के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो हम लोग ये एज्यूम करके रिकॉर्ड करते हैं कि ये बिजनेस बहुत सालों तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि 4 दिन में बंद हो जाएगा, 10 दिन में बंद हो जाएगा। मतलब शॉर्ट टर्म बिजनेस है, ऐसा एज्यूम करके हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे कि वो बिजनेस लॉन्ग पीरियड तक मतलब एक से अधिक सालों तक चलेगा। दिस गिव द बर्थ ऑफ आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, एक्रूड। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसका मतलब क्या है? इस साल का खर्चा हम अगले साल देंगे और हम ये एज्यूम करते हैं ना कि ये बिजनेस अगले साल भी चलेगा, तभी तो इसका रिकॉर्ड करते हैं। प्रीपेड, अगले साल का खर्चा अभी दे दिए, मतलब अगले साल भी बिजनेस चलेगा। ये बोला गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मतलब बिजनेस रन्स अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। देखिए क्या लिखा है। एज पर द कॉन्सेप्ट इट इज एज्यूम दैट द बिजनेस विल continue to exist for a long period in the future. In other words, as per this concept, it is taken that business will continue for a foreseeable future and there is no intention to close down the business or scale down its operation significantly. It is because of this concept a distinction between capital expenditure, that is expenditure that will give benefit for a long period, and revenue expenditure, one whose benefit will be exhausted within one accounting year. ये जरूरी हो जाता है। कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग एसेट्स मानते हैं और बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग एक्सपेंसेस मानते हैं और प्रॉफिट लॉस में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक उसी तरह से कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रेडिंग और पीएल में रिकॉर्ड करते हैं विदाउट रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू। फॉर एग्जांपल, इफ द मशीनरी इज परचेज्ड व्हिच वुड लास्ट से फॉर द नेक्स्ट 10 years, the cost of this machinery will be spread over next 10 years for calculating the net profit or loss of the each year. Because of the concept of going concern, the full cost of machine would not be treated as expense. ध्यान दीजिए, full cost of machine would not be treated as an expense in the year of its परचेज। क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट 10 साल तक मिलेगा, तो उसको उस एसेट्स के कॉस्ट को 10 साल में एक्सपेंसेस में ट्रांसफर करेंगे हम लोग। ये साल खरीदेंगे सिर्फ उसी साल में सारा एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे। द मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इररिलेवेंट एंड इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट एज these assets are not going to be sold in the near future. इसलिए हम लोग मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड
नहीं करते। इट इज ऑल्सो बिकॉज द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट दैट आउटसाइड पार्टीज इंटर इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद द एंटरप्राइज, गिव लोन एंड परचेज द डिबेंचर एंड शेयर ऑफ द एंटरप्राइज। अनदर एग्जांपल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज दैट प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहले बता चुके आपको, प्रीपेड एक्सपेंसेस आई विच हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू आर शोन एज इन द बैलेंस शीट। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं एसेट साइड में, भले ही उसका कोई रियलाइज्ड वैल्यू नहीं होता है। क्यों? बिकॉज द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंसेस विल रिसीव इन फ्यूचर। ऑल्सो without this concept, the classification of current, fixed asset, short term and long term liabilities cannot be made and such classification would be difficult to justify। इन सब कारणों से हम लोग ये एज्यूम करके बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं कि वो बिजनेस अनलिमिटेड पीरियड तक रन करेगा। नेक्स्ट आया अकाउंटिंग पीरियड। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग जब बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग ये एज्यूम करके रिकॉर्ड करेंगे कि वो बिजनेस बहुत दिन तक चलेगा। जनरली हम लोग किसी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट तब करते हैं जब वो बिजनेस बंद होता है। जैसे मान लीजिए दुर्गा पूजा में, गणेश पूजा में, मेला में हम लोग दुकान खोले, 4 दिन का मेला है, 6 दिन का दुर्गा पूजा है, 11 दिन का गणपति पूजा है, तो हम लोग बिजनेस का प्रॉफिट लॉस तब निकालते हैं जब वो बिजनेस बंद होता है। मतलब दुर्गा पूजा में 10वीं के बाद हम लोग जब बिजनेस बंद होगा तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये दुकान खोल के दुर्गा पूजा में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। अब मान लीजिए एक बिजनेस परदादा चालू किए, उसको दादाजी किए, उसको पिताजी किए, उसको हम किए, अब मेरा बेटा है माइकल जैक्सन, नहीं बाबा ये सब बिजनेस नहीं करेंगे, ओल्ड बिजनेस, उसने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करेंगे। अब मेरा बेटा बिजनेस बंद किया, अब वो देखेगा कि दादाजी के पिताजी कितना रुपया कमाए, दादाजी कितना कमाए, पिताजी कितना कमाए, ये लोग कितना खर्च किए, तो कितना प्रॉफिट हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स देगा। वो भी सही सही नहीं निकलेगा, तो सरकार बोला ना ना ये सब चलबे ना, ये सब नहीं होगा। आपको एक पर्टिकुलर पीरियड में अपने बिजनेस के प्रॉफिट लॉस कंप्यूट करके गवर्नमेंट को बताना होगा और उस पर टैक्स देना होगा। भारत में वो पीरियड मैक्सिमम 12 मंथ का होता है, इसीलिए अकाउंट का फाइनलाइजेशन कभी भी 13 मंथ्स का नहीं होता है। 6 मंथ का होता है, 8 मंथ का होता है, 9 मंथ का होता है, किंतु 13 मंथ का नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ का होता है। ये बोला अकाउंटिंग पीरियड। देखिए, एज द बिजनेस इज इंटेंडेड टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली फॉर अ लॉन्ग पीरियड, द ट्रू रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन कैन बी असर्टेन ओनली व्हेन द बिजनेस इज कंप्लीटली वुंड अप। जब बिजनेस क्या होगा? बंद होगा। पहले आपको बताएं, बट असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर वेरी अ लॉन्ग पीरियड विल बी ऑफ लिटिल यूज टू द प्रोप्राइटर्स, मैनेजर्स, investors and others because it will be too late to take corrective step at that time. The life of an enterprise is broken into a smaller period so that its performance is measured at a regular interval. The users of the financial statements need to know the result of the business at frequent interval. Thus, the entire life of the firm is divided into time interval of measurement of profit of the business. Maximum कितना है? 12 month. According to amendment income tax law, a business has compulsorily to adopt financial year beginning from 1st April and ending on 31st March in the next year. Calendar year as its accounting period. Apart from this, companies whose shares are listed on the stock exchange are required to publish quarterly result to depict the प्रॉफिटेबिलिटी। ये है अकाउंटिंग पीरियड, माने मैक्सिमम 12 मंथ। नेक्स्ट आया एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट मतलब द एक्सपेंसेस एंड इनकम विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ दैट अकाउंटिंग पीरियड व्हेन इट इज ड्यू। द रियलाइजेशन एंड पेमेंट इन कैश इज नॉट नेसेसरी। कोई भी खर्चा, कोई भी इनकम उस अकाउंटिंग पीरियड का मान लिया जाता है जिस पीरियड में वो ड्यू हुआ है। कैश में पेमेंट करना या रिसीव करना जरूरी नहीं होता, इसी को बोलते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। जैसे फाइनल अकाउंट में हम लोग 1000 रुपए महीने के हिसाब से सैलरी है तो 12 महीने का सैलरी हुआ 12,000 रुपया, किंतु पेमेंट किए हैं 7,000, लेकिन जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो 7,000 एड आउटस्टैंडिंग 5,000, 12,000 का रिकॉर्ड होगा एक्सपेंसेस का, क्योंकि ड्यू तो हो गया, पेमेंट भले अगले साल करेंगे। उसी तरह से इनकम का देखिए क्या लिखा है। इन अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। इट प्रोवाइड्स मोर एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज एज कंपेयर टू कैश बेसिस। एक्रूअल कॉन्सेप्ट अप्लाई इक्वली टू revenue and expenses. In accrual concept, revenue is recorded when sale are made or service are rendered and it is immaterial whether the cash is received or not. ये point है, it is immaterial whether the cash is received or not. ड्यू हुआ, expenses मान लेंगे। उसी तरह से इनकम को भी, उसी तरह से इनकम को भी। Thus, to ascertain true profit or loss of an accounting period and to show
the true financial position of an enterprise at the end of accounting period. All expenses and income related to the accounting period are recorded whether actual cash has been paid, received or not. Accrual concept is often described as matching concept. इसको हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आया ड्यूअल कॉन्सेप्ट। ड्यूअल मतलब डबल। ये क्या होता है? अकाउंट्स में हम लोग जब भी किसी चीज का रिकॉर्ड करेंगे उसका डबल इफेक्ट होगा, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। ये बोला ड्यूअल। देखिए जरा क्या लिखे हैं हम। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग अ ड्यूअल एस्पेक्ट। रिकॉर्डेड एज हैविंग ड्यूअल एस्पेक्ट। इन अदर वर्ड एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एट लीस्ट टू अकाउंट। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। ड्यूअल एस्पेक्ट को डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल दैट टू साइड्स of the balance sheet are always equal. The following accounting equation will always hold good at any point of time. ये assets equal to liabilities plus capital या फिर capital equal to assets minus liability. For example देखिए, X commence business with ₹5 lakh in cash and take a loan of ₹1 lakh from the bank, and these 6 lakh are used in buying some assets, say plant and machinery. The equation will be ये है assets equal to liabilities plus capital. यानी assets परचेज किया था 6 लाख रुपीज का, जिसमें 1 लाख रुपीज का लोन लिया था, 5 लाख रुपीज अपने पास से लगाया था। ये देखिए दोनों इक्वल है। ये जितना से डेबिट होगा एसेट्स उतना से ये दोनों क्या होगा? क्रेडिट। यही है ड्यूअल एस्पेक्ट। नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोला कि जो हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किए हैं उस रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए जो खर्च हुआ है वही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे उस अकाउंटिंग पीरियड। देखिए दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन ऑल कॉस्ट विच आर अप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ द पीरियड। ये पॉइंट देखिए, ऑल कॉस्ट विच आर अप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो खर्चा हुआ है वो हम लोग रेवेन्यू में चार्ज करके उसके बाद प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे और वही खर्चा आएगा जो उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हुआ है। अकॉर्डिंगली फॉर मैचिंग cost with revenue, first revenue should be recognized and then cost incurred for generating that revenue should be recognized. ध्यान दीजिए, first revenue should be recognized, पहले revenue हम लोग recognize करते हैं, and then cost incurred for generating that revenue should be recognized. कुछ पॉइंट ध्यान देना है, जब कोई आइटम हम लोग रेवेन्यू में इंक्लूड करते हैं तो उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस को, चाहे वो पेड हो या ड्यू हो, उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोला, अगर कोई खर्चा हम अगले साल का पेमेंट कर देते हैं तो इस साल के एक्सपेंस से माइनस करके दिखाएंगे, हम लोग नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में आए, इस साल के एक्सपेंस में नहीं आए। नेक्स्ट पॉइंट बोला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर टुगेदर विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इट मस्ट कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। जो माल बिक्री नहीं हुआ है उसका कॉस्ट एक्सपेंसेस के साथ अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा, वो इस साल के कॉस्ट में नहीं आए। उसी तरह से इनकम भी। नेक्स्ट पॉइंट आया रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इसको हम लोग रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। ये क्या होता है? रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट विच इज एडेड टू द कैपिटल। ध्यान दीजिए, रेवेन्यू मीन्स अमाउंट added to the capital as a result of business operation. Revenue is earned by sale of goods by providing service. Concept of revenue recognition determine the time or particular period in which the revenue is realized. Revenue is deemed to be realized when the title or ownership of the goods has been transferred. यहाँ ध्यान दीजिए, revenue is deemed to be realized when the title or ownership of the goods has been transferred to purchaser and when he has legally become liable to pay the amount. ये वर्ड ध्यान दीजिए, legally become liable to pay the amount, तब उसको revenue माना जाएगा। It should be remembered that revenue recognized not related with the receipt of cash. For example, if a firm get an order on 1st January को ऑर्डर मिला, supplies the goods on 20 January and receive cash on 1st April, the revenue will be deemed to have been earned on 20th January, क्योंकि 20 जनवरी को सप्लाई हो गया and the buyer is liable to pay the amount, तो 20 जनवरी को रेवेन्यू रियलाइज हो गया। ये बोला रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। इन केस ऑफ सेल्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस द अमाउंट कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज रियलाइज्ड। इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इट इज डिफिकल्ट टू पोस्टपोन द रेवेन्यू टिल द कंप्लीशन ऑफ फुल कॉन्ट्रैक्ट। इन सच केस द प्रोपोर्शनेट पार्ट
ध्यान दीजिए, द प्रोपोर्शनेट पार्ट ऑफ रेवेन्यू विच इज इक्वल टू द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द ईयर इज रिकॉग्नाइज एज रियलाइज। जितना पार्ट कंप्लीट हुआ है उतने पार्ट का जो पैसा मिलेगा वो इनकम माना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसेट इज ऑर्डिनरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस एट विच इट एक्वायर्ड। दिस कॉस्ट बिकम द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट्स। सिंस द एक्विजिशन कॉस्ट रिलेट टू द पास्ट इट इज रिफर टू हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसलिए इसको हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। दिस कॉस्ट is the basis of valuation of assets in the financial statement. For example, if a business entity purchase a building for rupees 5 lakh, it would be recorded in the books at this figure. Subsequent increase or decrease in the market value of the building would not be recorded in the books of account. अगर इसके मार्केट वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उसका रिकॉर्ड हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं करते हैं। If 2 years later the market value of the building shoots up 10 lakh, the increased value will not be recorded in the books of account. ये बोला हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री हो जाता है तब पढ़ते हैं हम लोग। उसी तरह से ट्रांजैक्शन हो जाएगा, एसेट्स खरीद लेंगे तो जिस समय खरीदेंगे वो जो वैल्यू होगा वही वैल्यू हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, उसके इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये बोला हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसका कुछ आर्गुमेंट है वो आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक भी है। नेक्स्ट है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये बोला एक्सपेक्टेड लॉस मस्ट कंसीडर बट एक्सपेक्टेड इनकम नेवर कंसीडर। ये बोला कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। माने फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उसका रिकॉर्ड कर लेंगे, किंतु फ्यूचर में जो इनकम होने वाला है उसका रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये बोला कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। जैसे रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ये क्या हो गया? नहीं, होने वाला है, फिर भी हम लोग इसका रिकॉर्ड कर लेते। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल एंटिसिपेटेड लॉस शुड बी रिकॉर्डेड बट ऑल एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर्ड। इन अदर वर्ड कंजर्वेटिज्म इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। मतलब प्रॉफिट घटा देंगे किंतु प्रॉफिट बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि बड़े प्रॉफिट पर टैक्स दे देंगे तो रिटर्न लेना बहुत मुश्किल है। प्रोविजन is made for all known liability and losses even though the amount cannot be determined with certainty. Likewise, when there are different alternatives for recording a transaction, the one having least favorable immediate effect on profit or capital should be adopted. इस concept पे बेस होकर देखिए, यहाँ पे कुछ डिसीजन दिया हुआ है। Closing stock is valued at cost price or realizable value whichever is less. Provision for doubtful debt is created in anticipation of actual bad debt. हुआ नहीं है अभी। Joint life policy is shown only at surrender value. फुल वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं होता है। हाँ, ज्वाइंट में से कोई भी लुढ़केगा तो फुल वैल्यू का रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो सरेंडर वैल्यू का रिकॉर्ड। प्रोविजन फॉर पेंडिंग लॉ सूट अगेंस्ट फर्म विच में आइदर बी डिसाइडेड इन इट्स फेवर। तो ये सब कुछ कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट का एग्जांपल है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी मतलब कोई मेथड, कोई पॉलिसी, कोई कस्टम्स आप कई सालों से फॉलो करते हुए आ रहे हैं और इस साल आप उसको चेंज करते और कुछ बोले नहीं, तो लोग क्या समझेंगे? आपने जैसे पहले करते थे वही इस साल भी किए होंगे, किंतु आपने तो चेंज कर दिया। तो अगर किसी कंसिस्टेंसी को आप ब्रेक कर रहे हैं, मतलब कोई चीज आप कई वर्षों से करते आ रहे हैं और उसको चेंज कर रहे हैं, तो आपको फुट नोट में लिखना पड़ेगा, आपको ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा मैंने ये चेंज किया। फॉर एग्जांपल, आप कई सालों से कैश बेसिस में अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, अभी आप एक्रूअल बेसिस में आ गए, तो आपको अपने रिपोर्ट में बताना होगा। आप स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं कई सालों, इस साल आप डिमिनिशिंग मेथड में आ गए, तो आपको अपने ऑडिट रिपोर्ट में बताना होगा कि मैंने मेथड को चेंज किया है, नहीं तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट गलत हो जाएगा, प्रॉफिट सही डिस्क्लोज नहीं करेगा, जो रीड करेगा उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ये बोला कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। दिस कन्वेंशन स्टेट दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड शुड रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। अगर आप इसमें चेंज करते हैं तो रीडर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। दीज शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर इन ऑर्डर टू एनेबल द मैनेजमेंट टू कंपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द डिफरेंट पीरियड एंड ड्रॉ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अबाउट द वर्किंग ऑफ एंटरप्राइज। तो हम लोग जो कंपेयर करेंगे वो गलत हो जाएगा और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए प्रिंसिपल और मेथड्स को हम लोग ईयर टू ईयर चेंज नहीं करते। इफ द फर्म adopt different accounting principle in two accounting period, the profit of current period will not be compared with the profit of preceding period. For example, a firm can choose any one of the several method of depreciation, straight line method, written down value method, any other method, but it is expected that the method once chosen will be followed consistently year after year. Likewise, the method of stock valuation or making provision for likely bad debt should remain consistent. यही है, अगर आप इसमें चेंज करते
हैं तो अपने फुट नोट में आपको देना पड़ेगा। ये बोला कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये बताता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन, कोई लेजर, कोई इंफॉर्मेशन जो कि मटेरियल है उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। उसको किसी के संग मर्ज करके दिखाएंगे तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट गलत हो जाएगा। जैसे रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, स्मॉल अमाउंट है तो एक साथ कर देंगे रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, लेकिन अगर मेजर अमाउंट है तो अलग अलग दिखाना। अब कौन सा आइटम मेजर है, कौन सा आइटम मेजर नहीं है, ये डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर। कैसा बिजनेस है, कितना अमाउंट है, इसलिए खर्च कर रहा है, ये सब चीज के ऊपर डिपेंड करता है। द मटेरियलिटी कंसेप्ट रिफर टू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और एन इवेंट। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन अकाउंटिंग Association, an item should be regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of the informed investor। यहाँ ध्यान दीजिए, कोई भी चीज मटेरियल कब होगा? When it would influence the decision of informed investor, जब वो इन्वेस्टर के डिसीजन को चेंज कर सकता है, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन, ऐसा कोई इवेंट इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसका मतलब वो मटेरियल है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर ऑफ बिल्डिंग ₹2,50,000 is material for an enterprise having turnover 15 lakh, but not material for an enterprise having turnover 15 करोड़। 15 लाख टर्नओवर है, उसमें 2.5 लाख रुपया खर्चा कर दिया, बहुत छोटा अमाउंट है, ये मटेरियल है। लेकिन 15 लाख टर्नओवर है, 2.5 लाख रुपया खर्चा कर दिया, मेजर अमाउंट है। तो प्रोपोर्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जो मटेरियल फैक्ट है उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। ये बोला मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है कंप्लीट और फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न टू इट्स यूजर फॉर making various decisions. Financial statement must disclose all material information. Material मतलब all important information. Does not conceal any material fact. अगर किसी material fact को छुपा रहा है, इसका मतलब वो बुक्स ऑफ अकाउंट करेक्ट नहीं है। सारे material fact को डिस्क्लोज करना जरूरी है। अब कौन सा material है, कौन सा material नहीं है, ये इसके पहले वाले पॉइंट पे हम लोग डिस्कस किए। Apart from legal requirement, good accounting practice require all material and significant information be disclosed. The doctrine of disclosure implies that financial statement must provide understandable, relevant, reliable and comparable information to its user to achieve the object of financial statement। यहाँ पे कुछ disclosure है। Accounting policies and method of accounting follow in the preparation, ये disclose करना होगा। Fact और effect disclose करना होगा। Transaction related to parties disclose करना होगा। Contingent liability and commitment, quantitative details and good investment, earning per share, ये सब चीज disclose करना जरूरी है। तो इस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन और एजम्पशंस के पॉइंट को डिस्कस किए हैं। आप जरा इसको फिर से अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन और एजम्पशन को डिस्कस करने के बाद जरा ये 3 टर्म को समझ लीजिए, काफी कंफ्यूजन रहता है इसमें। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री करेंगे। ये अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है और बुक कीपिंग क्या होता है, जरा जान लीजिए इसके बारे में। अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की भाषा होती है, पहले ही आपको बताए थे। द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी लैंग्वेज इज टू कम्युनिकेट। किसी भी लैंग्वेज का बेसिक फंक्शन क्या होता है? कम्युनिकेट करना। अकाउंटिंग कम्युनिकेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस टू द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू एनेबल देम टू मेक रीजन्ड डिसीजन। अकाउंटिंग क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। क्या कम्युनिकेट करता है? रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, माने कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, ये सब बताता है। इसको बताता है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं। कौन जानना चाहते हैं? इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर, सप्लायर, जिसको कि हम लोग स्टेक होल्डर बोलते हैं। वो लोग क्यों जानना चाहते हैं? टू एनेबल देम टू मेक रीजन्ड डिसीजन। वो लोग जो डिसीजन लेना चाहते हैं, कब लगाएं, कितना पैसा लगाएं, किस चीज में लगाएं, कितना प्रॉफिट रिटर्न होगा, कितना रिस्क है, ये सब का डिसीजन लेने में हेल्प करता है। टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग फॉलो अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग न्यूमरस बिजनेस ट्रांजैक्शन। इन इंफॉर्मेशंस को कम्युनिकेट करने के लिए अकाउंटिंग जो है कुछ सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो करता है, रिकॉर्डिंग करने में, क्लासिफाई करने में, समराइजिंग करने में ऑफ न्यूमरस बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये है अकाउंटिंग। अब जरा एक सर्टिफाइड डेफिनेशन देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स इन द ईयर 1961, अकाउंटिंग क्या होता है? एक तरह का आर्ट होता है। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग,
क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। ये हुआ अकाउंटिंग। कुछ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला तो बताया एक तरह का आर्ट भी होता है और एक तरह का साइंस भी होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, क्लासिफाई करते हैं हम लोग यहाँ पे, समराइजिंग भी करते हैं और इंटरप्रिटेट भी करते हैं। इंटरप्रिटेट करना मतलब होता है किसी चीज के अच्छाई या बुराई के बारे में बताना, का एनालिसिस करना। फिर कम्युनिकेटिव, एनालिसिस करके उसके बारे में एक्सप्लेन भी करते हैं। ये हुआ अकाउंटिंग। नेक्स्ट है अकाउंटेंसी। ये क्या होता है? अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। पीछे जो अकाउंटिंग पढ़े हैं उस अकाउंटिंग का एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, कंसर्न विद द प्रिंसिपल एंड टेक्निक विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के लिए जो हम लोग सिस्टमेटिक प्रिंसिपल और टेक्निक अपनाते हैं उसी को बोलते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज द डिसिप्लिन दैट इनकॉर्पोरेट सर्टेन प्रिंसिपल और रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। एक तरह का डिसिप्लिन होता है जो हम लोगों को इनकॉर्पोरेट करता है सर्टेन प्रिंसिपल्स और रूल्स। इट रिफर्स to the entire body of theory and practice of accounting. It is a concept wider than accounting. Accounting से बड़ा, यानी सिंपली बोला जाए तो accounting is a part of accountancy. Thus, while bookkeeping is a subset of accounting. आगे हम लोग bookkeeping भी पढ़ेंगे. Accounting in turn is a part of accountancy. पहले ही बता चुके आपको. Some more definition है. Simply, it is said that accountancy is the science or art by which the procedure of recording and analysis of the transaction in the books of account are known. According to Professor H. Chakravarti, accountancy is the science of recording, classifying and summarizing transaction so that relation with outside is exactly determined and the result of operation during a particular period can be calculated and the financial position as at the end of the period may be shown. कोहलर के हिसाब से क्या होगा? accountancy refer entire body of the theory and practice of अकाउंटिंग। ये हुआ अकाउंटेंसी। देखिए बुक कीपिंग क्या होता है? एज डिफाइंड बाय कार्टर, बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। रिकॉर्ड करना को बुक कीपिंग बोलते हैं। क्या रिकॉर्ड करना? ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शंस दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी वर्क। बुक कीपिंग एक तरह का साइंस और आर्ट होता है जिसके जरिए हम लोग सारे पैसे वाले ट्रांजेक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इट इज एन एक्टिविटी कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग एंड classifying financial data related to the business operation in order of its occurrence. In order of its occurrence मतलब date wise, chronologically. Its primary objective is to maintain systematic record of transaction on regular basis. The maintenance of books of account include the following 4 activities. First है identify the transaction of financial nature from among the various transactions. Next है measuring the identified transaction in terms of money. और number C है recording the identified transaction in the books of original entry. और नेक्स्ट है क्लासिफाई देम इनटू लेजर। ये 4 पार्ट है और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इस तरह से अकाउंटिंग क्या होता है? लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस होता है। अकाउंटेंसी क्या होता है? सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। और बुक कीपिंग क्या होता है? करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इस तीनों टर्म में जरा सा कंफ्यूजन रहता है आप लोगों को, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग गोल्डन रूल को अप्लाई करके कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज आपको डिस्कस करेंगे। वही इंट्रियां सब घुमा फिरा के पूछते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग यही रुकते हैं। तब तक आप लोग खूब स्वस्थ रहिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।